Hello friends, welcome to Quest for Knowledge. My name is Nakhma and I have done MCom and MBA and I'll be making complete tutorial videos especially for the class 12 students. So आज हम जानेंगे हेनरी फेयोल की administrative theory of management के बारे में, which is from the chapter number 2 of business studies. And लेट्स अंडरस्टैंड कि हेनरी फेयोल जो है फ्रॉम 1841 टू 1925 ही इज़ नोन एज द फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. तो हेनरी फेयोल जो है एक माइनिंग इंजीनियर है, ओके, एंड ही हैज़ स्टार्टेड हिज ओन माइनिंग कंपनी एंड दैट टू वेरी यंग एज ऑफ 19 years old. Okay, he started his own mining company and from his own experiences he laid down the 14 principles of management, and he is among the first person who identified the 4 functions of management, that is planning, organizing, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ऑल्दो द वर्जन वॉज अ लिटिल डिफरेंट. उन्होंने कहा था प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. अकॉर्डिंग टू फायल, तो फायल का मानना है कि जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होते हैं हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे टेक्निकल, कमर्शियल, फिनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल एक्सेट्रा. सो ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट द क्वालिटीज ऑफ अ मैनेजर मस्ट पोसेस शुड बी फिजिकल, मोरल, एजुकेशन, knowledge and experience. He believed that management principles जो हैं वो limitless हैं and that is why he based on his own experience he developed his concept of administration, that is the 14 principle of management. So चलिए पढ़ते हैं what is the 14 principle. तो पहला आता है division of work. After that, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest, remuneration, degree of centralization, line of authority और scalar chain, order यानी कि हर चीज़ order में होना, equity, stability of tenure of personnel, initiative and esprit de corps, that is the team spirit. So this is all the Henry Fayol's 14 principle of management which we are going to discuss now in detail. So the first thing is division of जो वर्क होता है अगर हम उसको छोटे छोटे टास्क में अगर हम डिवाइड कर देंगे और एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट जो कि हु इज़ कम्पिटेंट टू रिक्वायर्ड परफॉर्म ईच जॉब, तो इससे करने से क्या हो सकता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड एफर्ट भी जो है ह्यूमन एफर्ट भी हम जो है आसानी से हम अपना काम कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू फायल द इंटेंट ऑफ डिविजन वर्क इज़ टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट. सो स्पेशलाइजेशन, जो काम में जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से उस काम को अंजाम देना जानते हैं, उन्हीं को चाहिए कि हम उसमें रखें. सो द स्पेशलाइजेशन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज़ ह्यूमन एफर्ट्स. So that is all about the division of work. Division of work के बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप देख सकते हो ही इज़ गिविंग अथॉरिटी. जब ये अथॉरिटी देता है तो इनके ज़िम्मे में आ जाता है उस काम को पूरा करना. So that according to Fayol, authority is the right to give orders and obtain obedience, and responsibility is the corollary of authority. So there are 2 types of authority. यानी कि जब ये जो है सुप्रीम पावर्स इनको दिया जाता है कि ये जो है अपना जो दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं और इनसे जो है ओबीडियंसी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये काम सब मिलकर ओबीडियंटली काम पूरा करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके इनके ज़िम्मे लाकर देंगे. तो अथॉरिटी जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं.
तो कमांड, अथॉरिटी टू कमांड, एंड पर्सनल अथॉरिटी विच इज़ अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर। तो पर्सनल अथॉरिटी जो होता है, जैसे कि एक मैनेजर जो अपने काम जो देता है वो हो गया इंडिविजुअल अथॉरिटी, एंड अथॉरिटी टू कमांड जो है अपना जो काम होता है वो जो है डिवाइड करके उन सबॉर्डिनेट्स को देगा, कि कमांड देगा कि आपको इस वक्त में ये काम आपको करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अथॉरिटी इन कमांड एंड इंडिविजुअल अथॉरिटी। तो अथॉरिटी जो होता है फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, एंड देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो अथॉरिटी उन्होंने दी है इनके ज़िम्मे में आ जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अथॉरिटी को वो पूरा करें। So after that, discipline. So discipline is the obedience to organizational rule and employment agreement which are necessary for the working of the organization. So according to Fayol, disciplines require good superior at all level, clear and fair agreement and judicious application of the penalty. अगर जो है हम अच्छे से डिसिप्लिन रखेंगे तो क्या होगा, अगर हम अच्छे से डिसिप्लिन अगर मेंटेन करते हैं तो हमें किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करना नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने लेबर यूनियन के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया, जैसे कि आप जितना एडिशनल आवर काम करेंगे उतना आपको एडिशनल पे मिलेगा, मगर आप जब पे की बात आती है, व्हेन यू डोंट पे, सो दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, द डिसिप्लिन इज़ हियर इन रिस्क। तो इसमें डिसिप्लिन की बात आती है, जो लेबर यानी कि जो वर्कर और मैनेजमेंट, दे शुड हैव टू ऑनर देयर कमिटमेंट्स एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस इन दैट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी डिसिप्लिन। एंड नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। सो फायोल कहते हैं अगर एक बॉस हो और एक बॉस से हम कमांड लेकर काम करेंगे तो ये एम्प्लॉय के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। वहीं अगर दो सुपीरियर्स हो जाएं और एक बॉस कुछ और काम दे और दूसरा बॉस कुछ और काम दे तो एम्प्लॉय कंफ्यूज्ड हो जाएगा और वक्त के बराबर काम नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ बेटर टू हैव वन बॉस, एंड वन बॉस जो है वही काम दे, जो कमांड दे वो सिर्फ एक बॉस दें, जिससे जो है काम आसानी से हो सकता है। अगर 2 to 3 बॉस अगर रह जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हम ठीक तरीके से जो काम जो है हम प्रॉपर वक्त पे नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई फायोल गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दिस प्रिंसिपल, दैट ही फेल्ट दैट इफ द प्रिंसिपल इज वायलेटेड, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड एंड डिसिप्लिन इन जेओपर्डी। अगर कोई यूनिटी ऑफ कमांड में फ़र्क पड़ेगा तो हमारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में भी फ़र्क पड़ेगा और उसके साथ साथ डिसिप्लिन में भी प्रॉब्लम आएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द यूनिटी ऑफ कमांड। अब आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के ऑल द यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। तो हमें हर एक टीम मेंबर्स जो होते हैं एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना होगा। दे शुड हैव टू कोऑर्डिनेट, एक दूसरे का साथ देकर एंड फोकस करके, मगर एक ही ऑब्जेक्ट को उन्हें अचीव करना होगा। दैट इज़ वाई वी से दैट वन हेड एंड वन प्लान शुड एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। सो दैट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। सो देर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ एक हेड हो, एक प्लान हो और हर कोई कोऑर्डिनेट करे उस कोर्स ऑफ एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा होना चाहिए, इट शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, कोई किसी और मकसद के लिए काम करें, कोई और मकसद के लिए काम करें, तो ऐसा होगा तो इट्स नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो एवरी टीम मेंबर मस्ट बी वर्किंग टूवर्ड्स one objective and everyone to be directed toward the same objective. So that is all about the unity of direction. So let's understand कि unity of command क्या है and unity of direction क्या है। तो first meaning, one subordinate should receive order from one boss only. तो ये हुआ meaning unity of command का, कि हमें एक boss और एक जो है वही order दें जो काम हम कर सकें। Unity of direction जो है, each group of activity should have one head and one plan. सिर्फ एक बॉस हो और एक ही प्लान हो। 2 से 3 प्लान्स अगर होंगे तो we will get confused कि हम किस पे काम करें।
तो ये आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एम्बिशन, इट अवॉइड्स डुअल सबऑर्डिनेशन। तो एम क्या है कि वी कांट बी एबल टू बी अ we can't able to work for two bosses, so we should have to have one boss so that we could avoid dual subordination. It avoid overlapping of activity. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कार का बिजनेस भी है और साथ साथ मोटरसाइकिल का बिजनेस भी है, तो हमें उनको सेपरेटली रखना है और वर्कर्स को भी सेपरेटली अलॉट करना है। दे शुड वर्क फॉर द मोटरसाइकिल्स, अदर शुड वर्क फॉर द कार्स ओनली। हम इसको ओवरलैप कर देंगे तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा। सो दैट इज वाई वी should have to have unity of direction to avoid overlapping of activities. Implication, it affects individual employee. जब हमें एक से दो बॉस मिल जाते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी ऑर्डर लें, किस बॉस की सुने। तो ये हमें एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को बहुत इफेक्ट करता है। अगर हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही इफेक्ट करेगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो फायुल कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को उनका खुद का एक इंटरेस्ट होता है, मगर कंपनी का भी क्या है, एक खुद की एक ओन ऑब्जेक्टिव है। मगर कंपनी फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी कि कंपनी क्या चाहेगा कि मैक्सिमम आउटपुट एम्प्लॉयज़ से कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहेगा। वहीं अगर एक एम्प्लॉय कम से कम काम में ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी चाहेगा, बट ऐसा इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। मगर वी हैव टू टेक दिस इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है, उसको हम जोड़ लें हर एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ, ताकि for the smooth functioning of the business, so for the business as well as the organization। तो हमें चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जोड़ लें जनरल इंटरेस्ट के साथ। So that is all about here. सो दैट इज़ वाई they say कि जो लार्ज इंटरेस्ट है वर्कर्स के, स्टेक होल्डर्स के, तो इन सब की इंटरेस्ट ज़्यादा मायने रखती है किसी एक के इंटरेस्ट से। सो इसीलिए हमें चाहिए अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज्वाइन करा लें अपनी जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। अब आता है रेम्यूनरेशन। सो द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस, उनको जो है जस्टिस्ड वेजेस देना चाहिए, उनके काम के हिसाब से उन्हें पेमेंट, अच्छी से अच्छी पेमेंट देनी चाहिए। एंड ऐसा होना चाहिए कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी के जो पेइंग कैपेसिटी है उससे बाहर में आकर, आउट ऑफ द लिमिट आकर आपको एम्प्लॉय को पे करना पड़े। ऐसा भी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि अनजस्टिस्ड भी हो। इन अदर वर्ड, रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। This will ensure congenial atmosphere and good relation between worker and management. So working of the company जो है smooth होगा अगर उन्हें उनके हिसाब से अच्छी पेमेंट जो है उन्हें दी जाएगी, और साथ साथ कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक उन्हें पेमेंट दिया जाएगा। सो नाउ डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो देखिए, जितना अगर फॉर एग्जांपल जो है जितना हमारा जो छोटा बिजनेस होगा, फॉर एग्जांपल छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो जो है हर एक की आइडियाज़ को वेलकम करेगा, हर एक की आइडियाज़ को, हर एक की जो है उनकी जो आइडियाज़ हैं सिचुएशन के हिसाब से उनकी आइडियाज़ को एक्सेप्ट करेगा। और मगर जब डिसीजन लेने जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो वेलकम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन में, मगर जब डिसीजन मेकिंग की बात आएगी, जो उन्हें अच्छा लगेगा, जो उन्हें बेटर लगेगा, वही वो सेंट्रलाइज्ड होकर डिसीजन लेंगे। वही स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होकर काम करेंगे, जो उनके जो हायर अथॉरिटी होंगे वही डिसीजंस लेंगे। मगर जो लार्जर अथॉरिटीज़ है, जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वो वेलकम करेंगे, जो भी छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ हों उनका आइडियाज़ भी जो है ज़रूर वेलकम करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड वी आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी
keep their words in front of the so that is all about the centralized and decentralized degree of management. After that, what we have is the line of authority or scalar chain. So that is an organization जो है in there we have lots of superiors and subordinates. The formal line of authority from the higher to lower is considered as the scalar chain. Upward this is the authority responsibility, along with that the communication also exists. That is why we considered it as that upward communication, downward communication and horizontal communication. Sometimes what we go कि इतनी emergency है कि communicate करना बहुत ज़रूरी है, then we don't go, तो उन्हें जो है इस लाइन के अकॉर्डिंग ही उन्हें जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और कम्युनिकेशन भी उन्हें इसी तरह से ही करना होगा. बाई चांस उनको बहुत ही इमरजेंसी है कम्युनिकेट करना, तो वो क्या है अपना जो है रूल ब्रेक कर कर जब कम्युनिकेट करते हैं उसको हम कहेंगे गैंग प्लान. तो ये हुआ लाइन ऑफ अथॉरिटी और दी स्कैलर चेन, जो यहाँ पे मैनेजर्स और उनके सबऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट करते हैं. अब आ गया ऑर्डर. अकॉर्डिंग टू फाइल, पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी मोर सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. यानी कि हर चीज़ के लिए उसकी जगह होनी चाहिए और हर एक जगह में उसके मुताबिक उसकी सूटेबल चीज़ें बराबर से अलॉट होनी चाहिए, सो दैट वी कुड हैव अ ऑर्डरलीनेस इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, so that we could enhance our productivity and our efficiency. तो for example एक garment company है तो पहला stitching आएगा, तो पहला तो जो है हमें उसे बराबर ऑर्डर में करना होगा. फॉर एग्जाम्पल पहला आएगा कटिंग डिपार्टमेंट, फिर आएगा स्टिचिंग डिपार्टमेंट, फिर आएगा जॉइनिंग डिपार्टमेंट, फिर आएगा पैकिंग डिपार्टमेंट. हम ऑर्डर से बिना ऑर्डर के रखेंगे तो प्रॉब्लम होएगा, कन्फ्यूजन होएगा. तो इसीलिए फॉयल कहते हैं हर चीज़ को उसकी जगह होनी चाहिए और हर जगह में उनकी चीज़ें बराबर से अलॉट होनी चाहिए. दैट इज़ ऑल अबाउट ऑर्डर. ऑर्डर यानी कि ऑर्डरलीनेस में एवरीथिंग वी हैव टू प्लेस इट प्रॉपरली. इक्विटी, तो ये इक्विटी क्या है? वी हैव टू क्रिएट इक्विटी, इक्वालिटी अमॉन्ग देम. तो good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. तो हमें किसी भी तरह की भेदभाव के बग़ैर जैसे कि men women इस तरह की चीज़ें ना देखते हुए, रिलीजन ना देखते हुए, उनकी वर्किंग कैपेसिटी से हम उन्हें देखें और उनकी जो है टैलेंट से हम उन्हें देखें, तो वी हैव टू एनहांस इक्विटी. तो जो है ये प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू फाइल, दिस प्रिंसिपल एम्फसिस काइंडनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टूवर्ड वर्कर टू एंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन. अपने काम में जो है मैनेजर जो है बिना कोई भेदभाव के एक जस्टिस के साथ, एक काइंडनेस के साथ अपने वर्कर्स को देखें और जो है वी शुड हैव टू एंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन इन दी वर्क एंड मोर देन एनी काइंड ऑफ चाउस. So that is all about equity. अब आता है stability of tenure of the personnel. तो ये है, तो इसमें जो है फाइल का मानना है कि जो हम जब हम कोई पर्सनल को अलॉट करते हैं तो उन्हें एक कम और फिक्स्ड जो है पैसे में उन्हें अलॉट करनी चाहिए. वी हैव टू पोजीशन जो है उनको जब हम कोई पोस्ट देते हैं तो उन्हें मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर देनी चाहिए. और जो है क्योंकि उनका मानना है कि रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में जब हम उनको ट्रेन करते हैं तो बहुत खर्चा होता है कंपनी का, तो द कॉस्ट विल बी हाई. तो वो कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल जो है दैट इज़ गुड फॉर द बिजनेस, सो दैट द कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड. वो कहते हैं कि उन्हें कम, उनकी पोजीशन जो है कम पैसों में, कम सैलरी में देनी चाहिए और उनको जो काम जो है बहुत कम समय में उन्हें अपना टैलेंट दिखाना है और उनको रिज़ल्ट दिखाना है. अगर वो रिज़ल्ट नहीं दिखाएंगे, इफ़ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर स्टेबल रिजल्ट्स और इन
प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है तो उन्हें कभी भी दे कैन लीव द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से दैट इज बीइंग सेड हियर इन द स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर पर्सोनल। आफ्टर दैट इनिशिएटिव तो है वर्कर को है इस तरह से इनकरेज करना है टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अकॉर्डिंग टू फाइल जो है इनिशिएटिव यानी कि जो कोई जो फर्स्ट कदम जो लेता है सेल्फ मोटिवेशन का तो वो उसको कहेंगे इनिशिएटिव। जो ज़्यादा अच्छा सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, जो प्लान को ज़्यादा से अच्छा एग्जीक्यूट कर सकता है, जो कि बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, सो वी हैव टू encourage सच काइंड ऑफ पर्सन्स। वैसे एम्प्लॉयज़ को हमें और encourage करनी चाहिए। A good company should be having employee suggestion system whereby initiative or suggestion which result in substantial cost or time reduction should be rewarded। अगर कोई एम्प्लॉई हमें इस तरह का सजेशन दे रहा है जिससे हमारा टाइम या तो कॉस्ट कम हो रहा है तो उस एम्प्लॉय को हमें रिवॉर्ड करना होगा, हमें रिवॉर्ड देना होगा, उसे और इनकरेज करना होगा। एंड हर एक कंपनी को जो है एम्प्लॉय की सजेशन लेनी चाहिए। वी हैव टू कीप अ एम्प्लॉय सजेशन system so that we could get proper suggestions। अगर इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है तो such kind of employee should have to be rewarded। अब ये है लास्ट प्रिंसिपल जिसे हम कहेंगे एस्पिरिट द कॉर्प्स यानी कि टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू फाइल। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम टीम वर्क के बगैर काम करेंगे तो वी कांट एबल टू अचीव अवर ऑब्जेक्टिव। वी शुड हैव टू create a proper teamwork and we have to make harmony, we have to be unity, we have to work with the unity so that the objective would be very easy to realize it, or else it will be very difficult। And if there is any loss of coordination, the management should replace I के बदले हमें कहना चाहिए we। and in all our conversation we have to make workers as a part of it and we have to make it as a team spirit so that जितना coordination रहेगा, जितना harmony रहेगा, जितना unity रहेगा, उतना easy से हम अपनी objective को realize कर सकते हैं। so that is all about the esprit de corps, that is the team spirit। तो let's once again revise it। तो पहला आता है division of work, after that we have authority and responsibility, थर्ड आता है discipline, फोर्थ आता है unity of command, फिफ्थ है unity of direction, सिक्स्थ है interest of the individual to general interest में convert करना। after that we have a remuneration, that is salary, and centralization to decentralization, and Scala chain or hierarchy, and after that orderliness and equality to be maintained, stability of the stability of tenure of the personnel, initiative, and esprit de corps। So that is all about the Henry Fayol's 14 principle of management। Thank you very much। Please do like, share and subscribe and also do comment your suggestions in the given box below। Thank you very much।